आधारित इस एपिसोड में। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास और चटपटी खबरों से। बंगाल का खेला अब यूपी में शुरू हो चुका है और इस खेला में बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी आगे निकल जाना चाहती है। पिछले दिनों जब बंगाल में हिंसा हुई, लोग मारे जाने लगे, उपद्रव होने लगा, तो कहा जाने लगा कि सत्ताधारी दल इसके पीछे है। लेकिन जब वहाँ शांति आई तो वो फार्मूला अपने साथ यहाँ ले आए कुछ लोग। अब यूपी के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी वो खेला वाला फार्मूला यहाँ नेताओं को खूब भा रहा है। समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की पार्टी कहकर बदनाम करते थे। अब भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही। भाजपा में भी काफ़ी गुंडागर्दी हुई इन चुनावों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक उदाहरण था कि एसपी सिटी को बोनट पर समाजवादी सरकार में घुमाया गया, फिरोजाबाद में एसपी को थप्पड़ मार दिया गया था। तो योगी की सरकार में भी कई सारे रिकॉर्ड टूट गए। बीजेपी की सरकार में इटावा में एसपी सिटी को भाजपाइयों ने खूब थप्पड़ मारे। अच्छा, ये जो दौर गुजरा ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का, इसमें पुलिस वाले, अफसर, पत्रकार, तमाम सारे लोग, कोई बचा नहीं, सबको कुछ ना कुछ प्रसाद मिल ही गया। उन्नाव में सीडीओ साहब ने एक पत्रकार को खूब पीटा, बड़ी बदनामी हुई सरकार की। और लखीमपुर में जिस तरह से महिलाओं के कपड़े खींचे गए, वो तो अपने आप में एक कलंक बन के रह गया है। और वो जब जब बातें आएंगी बीजेपी की सरकार पर, वो कलंक लगा रहेगा और उसको अब धोना आसान नहीं है। लेकिन क्या अब लोकतंत्र में यही एक रास्ता बचा है जिससे चुनाव जीता जाएगा? गुंडागर्दी। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर सरकार का बस नहीं चलता, जो जनता से सीधे होता है, इसलिए वो हार कर भी उसे जनादेश मानकर स्वीकार करती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जनता से सीधे नहीं होते, वो कोई सरकार हारना नहीं चाहती। उसमें लाठी डंडे भी चलते हैं, अपहरण भी हो जाता है, पैसा भी चल जाता है, और कई बार इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं जिसमें पत्रकार भी पीट दिए जाते हैं, पुलिस वाले भी पीट दिए जाते हैं, और अफसरों के साथ भी हो जाता है, नेताओं का भी तो होता ही रहता है। तो प्रशांत कुमार जो एसपी सिटी थे, वो मार खाकर भी ड्यूटी पर डटे रहे। सरकार ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। उन्नाव में पत्रकार की पिटाई के बाद सुलह समझौता हो गया और सीडीओ ने अपनी बात पर माफ़ी मांगी, खेद जताया। बदनामी सरकार की होती रही, कारनामों की फेहरिस्त बढ़ती रही। बहरहाल सियासत में ये कहा जा सकता है कि न तुम हमारी कहो न हम तुम्हारी कहें, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। अपना उत्तर प्रदेश भी कई मामलों में गजब है और यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो विचित्र हैं, जिन्हें सुनकर आप माथा पीट लेंगे। एक ताज़ा मामला एटा जिले से आया है, जहां वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक आदमी की नसबंदी करा दी गई। अब आप सोचिए कि किस किस तरह के लोग बैठे हैं यहाँ। एटा जिले में अवागढ़ ब्लॉक है, वहाँ पर एक गांव है विशुनपुर। उस गांव में एक आशा बहू है जिसने गांव के एक मूक बधिर व्यक्ति को ये कहकर वो घर से ले गई कि इनको हम वैक्सीनेशन करा दें, ये बोल नहीं पाते, विकलांग हैं, और कुछ पैसा सरकार से खाते में आया है, उसके लिए आधार कार्ड दे दो, पासबुक दे दो, ये सारा काम हम ब्लॉक से करवा के दे देंगे। ध्रुव कुमार नाम का यह व्यक्ति चूँकि परिवार वालों पे आश्रित है, मूक बधिर है, बोल नहीं पाता, तो उन्होंने भी सोचा कि कोरोना की तीसरी लहर आए उससे पहले इसको वैक्सीनेशन हो जाए, लग जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन मामला तब खुला जब आशा बहू ध्रुव कुमार को बेहोशी की हालत में उसके घर पर छोड़कर भाग गई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी
उनको वहाँ जिला अस्पताल ले जाया गया एटा, वहाँ से उनको अब हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया गया है। अवागढ़ कोतवाली में परिवार वालों ने शिकायत की है कि आशा बहू नीलम ने उनके भाई को धोखे से नसबंदी करा दी है। अब आप सोचिए कि जिसको वैक्सीनेशन होना था उसकी जाके नस कटवा दी। तो ये एक तो कोरोना से बचाव का इलाज मिला नहीं, ऊपर से एक नई समस्या खड़ी कर दी। चलो ठीक है, मूक बधिर हैं, बाल बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन जीवन जीने का अधिकार सबको है। अब उनका जीवन ही खतरे में पड़ गया है। तो गरीबों के साथ किस तरह से खेल होता है हमारे समाज में, उनके सेहत को लेकर, उनकी जान को लेकर किस तरह से खिलवाड़ हुआ, ये एक वानगी है। अब वो आशा बहू फरार हैं। जब से पुलिस में मामला पहुंचा तब से वो सुलह समझौते के लिए इधर उधर से कोशिश कर रही हैं। 20,000 का ऑफर भी दिया गया, ये बताया जा रहा है। तो यूपी जैसे बड़े राज्य में, यहाँ जहाँ इतने बड़े कर्मचारियों के तंत्र पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, निगरानी नहीं कर सकते, वो किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसको बलि पे चढ़वा दें, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल आप अपना माथा पीटिए और देखिए कि हम कैसे समाज में रहते हैं और लोग नसबंदी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे गांव और गरीब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में जनप्रतिनिधि और विधायक इस बात का लगातार आरोप लगाते हैं कि अफसर उनकी सरकार में मनमानी कर रहे हैं। इसी बीच पंचायत का चुनाव भी आया तो अब कुछ जगहों पर अफसरों ने तो खुलकर सहयोग किया और कुछ जगहों पर जनप्रतिनिधियों और विधायकों को समस्या का सामना करना पड़ा। ताज़ा मामला 2 जगहों का है, एक तो बहराइच और दूसरा हमीरपुर। बहराइच के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही सरकार में प्रताड़ना का आरोप लगाया है। विधायक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने इसकी बाकायदा लिखित शिकायत डीएम और शासन से की है। उनकी नाराज़गी जिले की एसपी के खिलाफ है और वो बाकायदा उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। सुजाता सिंह से विधायक बेहद नाराज हैं। क्यों हैं, अब ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उनका कहना है कि उनके जान से मारने की धमकियां दी जाती है और एसपी से गंभीरता से नहीं लेती, शिथिलता बरतती हैं। दूसरा मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां हमीरपुर के एसपी ने बीजेपी विधायक युवराज सिंह के सामने कहा कि ये सब ब्लॉक प्रमुख और मुख ये सब मच्छर होते हैं, इनकी क्या औकात है। अब वहाँ पर डीआईजी भी मौजूद थे, वहाँ पर सदर के विधायक युवराज सिंह थे। तो कुल मिलाकर विधायक अफसरों की कृपा पर निर्भर हैं कि उनका काम होगा कि नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को अपने विधायकों की अब ज़्यादा परवाह नहीं है। अधिकारी उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर दें, उन पर त्वरित कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव नज़दीक है, लेकिन बीजेपी को ये पता है कि उसका वोट बैंक क्या है और जनमानस में उसकी फिजा क्या है। ऐसे में विधायकों के सामने संकट ये है कि वो बहुत खुल के भी लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको आने वाले वक्त में दोबारा फिर टिकट का संकट खड़ा हो सकता है। चुनाव में बीजेपी हर जगह जीती है। जिन अफसरों के जिलों में बीजेपी अच्छे से जीती है, उनकी कॉलर वैसे भी ऊंची है। वो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार उनको उनके इस काम का इनाम भी देगी, उनका पद बरकरार रहेगा। तो ऐसे में अगर छोटी मोटी कोई बयानबाजी घटना हो भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई एकाध विधायक नाराज भी हो गया तो वो ज़्यादा कुछ उनका कर नहीं पाएगा। तो जब ब्यूरोक्रेसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह सेफ है, तो उसके लिए ये थोड़ी जो एकाध आवाज़ें उठती हैं, उनकी वो परवाह किए बगैर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो वो उसी रास्ते पर चलते हैं। यूपी पुलिस में एक से एक लाजवाब अफसर हैं, जो अपने काम से उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी कई बार अलग पहचान बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर गतिविधि आकर्षण
या लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हो। कुछ ऐसी त्वरित स्थितियां भी होती हैं जहां पर जो प्रैक्टिकली संभव होता है उस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आज पावर सेंटर में उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आईपीएस अफसर की चर्चा हो रही है जिसने अपनी शालीनता से, जिसने अपने काम से हमेशा ख्याति अर्जित की। जनमानस के बीच भी, मीडिया में भी और सरकार में भी वो एक शानदार चेहरा बने रहे लगातार। बात 1996 बैच के आईपीएस अफसर सतीश गणेश की हो रही है। सतीश गणेश इस समय एडीजी रैंक में तैनात हैं और वो बनारस के पुलिस कमिश्नर हैं, पहले पुलिस कमिश्नर। सतीश गणेश कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हैं और वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी कुछ दिन पहले हुए दौरे को लेकर अचानक से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी उनका वो वीडियो छाया हुआ है जिसमें वह मोटरसाइकिल पर सिपाही के साथ बैठकर यात्रा कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में कार्यक्रम था। बीएचयू हेलीपैड पर प्रधानमंत्री उतरे, वहां पर से उन्हें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाना था। प्रधानमंत्री का काफिला तेज चलता है और वो कमिश्नर को वहां पहुंचना था। उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद वो अपने वाहन से उतनी तेज गली और कूचों से शायद नहीं पहुंच सकते थे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो उन्होंने अचानक दिमाग में आया होगा कि मोटरसाइकिल की सवारी की जाए। सतीश गणेश ने तेजी से मोटरसाइकिल की सवारी की और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले उनको वहां रुद्राक्ष सेंटर पर रिसीव किया। आप इसे साहस कह सकते हैं या तेज दिमाग अफसर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए किस तरह से उन्होंने ट्रिक लगाई। अगर हम देखें तो सतीश गणेश 2012 में भी, इससे पहले वाराणसी के एसएसपी रह चुके हैं, तो वो वहाँ की गलियों, सड़कों और लोगों से भी काफ़ी वाकिफ़ और परिचित हैं। अब ऐसे अफसर के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ के किसी गली से कहीं से निकल जाना कोई कठिन काम नहीं होता है। अगर उनकी कार्यशैली पर आए तो वो लखनऊ के आईजी रह चुके हैं, आगरा के भी आईजी रहे और बनारस के पहले पुलिस कमिश्नर हैं। सतीश गणेश जहां भी रहे मीडिया फ्रेंडली अफसर के तौर पर उनकी चर्चा रही। सरल हैं, ईमानदार छवि के हैं और लोगों से मेलजोल रखने में उनका पूरा भरोसा रहा है। पुलिस में बेईमानी ख़त्म करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं और उसका असर बनारस के पुलिस महकमे पर दिखने भी लगा है। तालमेल के मामले में वो लाजवाब अफसर हैं, खुद छोटे और बड़े अधिकारियों से बात कर लेते हैं। सतीश गणेश अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी वक्त निकालते हैं। सबके साथ वो सरल है। तो ये एक अफसर के इतने गुण हैं कि उनको बड़ा बनाने के लिए काफ़ी है और यूपी पुलिस को ऐसे अफसरों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब इस अंधी दौड़ में हर कोई पैसा कमाने में लगा हो, हर कोई कम समय में अधिक दूरी तय करना चाहता हो, उस दौर में एक अफसर अपने काम से चुपचाप रहकर अगर समाज को एक शानदार डिलीवरी दे रहा है तो वो जनमानस की नज़रों में आना चाहिए। सतीश गणेश जैसे अफसरों को बहुत साधुवाद है कि वो दिल से, इच्छा शक्ति से, इसी तरह से जनमानस के लिए उपलब्ध रहें और पुलिस की छवि को शानदार बनाएं। बड़े राजनीतिक दलों में दूर से देखने पे सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में कई सारी बड़ी समस्याएं भी होती हैं, दर्द भी छुपे होते हैं जो दिखते नहीं हैं और किसी की हिम्मत भी नहीं हो पाती कि उसकी ओर इशारा करे, क्योंकि बीजेपी इस समय एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जनता पर उसका जादू चल रहा है, भरपूर वोट मिल रहा है। तो ऐसे में उनके नेता दिल का दर्द अंदर खाने रखकर चुपचाप कई बार रह जाते हैं, सह जाते हैं। मामला आज चर्चा में इसलिए है
कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उस मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला है। मोदी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर काफ़ी समय से लोगों की नज़रें थीं। 2 साल से इंतज़ार हो रहा था, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें एक जगह निगाह गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई भी सांसद मंत्री नहीं बन पाया। बीजेपी का जो संगठन है उसने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांट रखा है। उसमें एक भाग पश्चिम क्षेत्र है। इस पश्चिम क्षेत्र में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल आते हैं, जिसमें करीब 14 जिले शामिल हैं। अब इन 14 जिलों में किसान बहुत ज़्यादा हैं, आंदोलन वहाँ चल रहा है। तो ये माना गया कि भाई अब की बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यहाँ ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, जिससे जाट बिरादरी में, गुर्जर बिरादरी में थोड़ा मैसेज जाए और उनके लोगों को मंत्री बनाया जाए, जिससे वो अपना आके बात करें अपने लोगों से। हालांकि संजीव बालियान प्रधानमंत्री जब 19 में शपथ लिए थे उसी समय मंत्री बन गए थे, राज्य मंत्री। लेकिन इस विस्तार में लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि किसान आंदोलन से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। पंचायत के चुनाव में उसका असर भी दिखा है। माना यह जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को जगह मिल जाएगी, जैसे सतपाल सिंह का नाम आ रहा था, बागपत के सांसद थे। कैराना के प्रदीप चौधरी का नाम आ रहा था। उसके बाद राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र नागर का भी नाम उछला। तो जाट और गुर्जर इन दोनों बिरादरियों को निराशा हुई। उसके बाद मेरठ से 3 बार सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम भी मंत्री बनने के लिए आया। अग्रवाल साहब को संघ का काफ़ी करीबी भी माना जाता है, लेकिन ये सब कयास धरे रह गए और बाजी पूरब के सांसदों ने मार ली। इस प्रदेश में कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि पूरब, पश्चिम और बुंदेलखंड ये 3 बड़े भाग उत्तर प्रदेश के हैं और इससे लोगों की पहचान भी होती है। लेकिन 7 मंत्रियों में पश्चिमी क्षेत्र अधूरा रह गया। तो ऐसा जानबूझकर हुआ या महज ये संयोग है या बीजेपी की कोई और रणनीति है, ये तो वो ही जानते होंगे। लेकिन जो लोग आशा लगाए थे, उम्मीद बांधे थे, वो थोड़ा निराश है। कुल मिलाकर सियासत में एक इतने बड़े क्षेत्र का अधूरा रह जाना किन वजहों से रहा, ये तो पार्टी का हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व जानता होगा। बहरहाल जो लोग इस विस्तार में पद पाने से चूक गए, उनके लिए जाते जाते यही इतना कहना मुनासिब होगा कि ज़िंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई और अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई कि मेरा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। तो इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ नई और रोचक खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।